गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद कारक के मुख्य रूप से आठ भेद हैं। नंबर 1 संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, लास्ट संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यानी कारक के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। परसर्ग किसे कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहते हैं। विभक्ति चिन्ह एवं कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। परसर्ग कारक के अनुसार परसर्ग निम्नवत है। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का कारक चिन्ह होता है को, करण का कारक चिन्ह होता है से और संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए या को। अपादान का कारक चिन्ह होता है से यानी अलग होने पर। कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक का चिन्ह काकी के, रारी ने, नानी ने आदि। और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं, पर। पहले पे भी था लेकिन पे को कट कर दिया क्योंकि पे किसी भी वाक्य में इस टाइम पर प्रयोग नहीं होता। पिताजी घर पे ही, नो, पिताजी घर पर है। ये करेक्ट सेंटेंस है और ये गलत सेंटेंस है, पिताजी घर पे। तो इसीलिए पे अधिकरण कारक से हटा दिया गया है और अब इसमें मैं और पर ही 2 चिन्ह शेष रह गए। संबोधन कारक हे, भो, अरे आदि परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो सीरियल वाइज आपको समझ में आ गया। कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने,
कर्म का को, कर्ण का से, संप्रदान का को और के लिए, अपादान का से अलग होने पर, संबंध कारक का काकी काकी के राधी रे नानी रे, और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, भो, अरे आदि। नेक्स्ट, कारक और कारकों के उदाहरण निम्नवत हैं। नंबर 1, कर्ता ने कारक चिन्ह का प्रयोग ज्यादातर भूतकाल में होता है। राम ने रावण को मारा। राम ने या पिताजी ने पुस्तक खरीदी। इस कारक का जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह ने होता है, वो ज्यादातर अधिकांश समय पर ये आप देखेंगे तो ये भूतकाल में ही प्रयोग किया जाता है। इस कारक का प्रयोग, इस कारक के परसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः भूतकाल में ही होता है। कर्ता के बाद आता है कर्म कारक। कर्म का कारक चिन्ह होता है को, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे अनुराधा को भोजन दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है करण कारक। करण कारक से या के द्वारा, इसके कारक चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। जिस साधन के द्वारा काम को किया जाता है या जिसके माध्यम से कार्य को संपन्न किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ या मैं बाइक से स्कूल जाता हूँ। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह मैंने बताया था आपको कि को और के लिए, यानी संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए। मैंने माता जी के लिए उपहार खरीदा, यानी मैंने माता जी के लिए उपहार खरीदा। किसी को कोई वस्तु दी जाती है वहाँ हमेशा ही संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने पर। से अलग होने पर जब कोई वस्तु किसी भी अन्य वस्तु से, अन्य स्थान से अलग होती है तो निश्चित ही वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे जिससे कोई वस्तु अलग। नेक्स्ट पॉइंट, छत से कपड़ा गिरा। पॉइंट है छत से कपड़ा गिरा, या फिर वृक्ष से फल गिरा, या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है संबंध कारक। संबंध कारक के परसर्ग हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जो दो शब्दों का संबंध जोड़ता है, यानी दो शब्दों के संबंध को जोड़ता है, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे रीना की बहन मेरी सहेली है। रीना की बहन मेरी सहेली है। और संबंध कारक के बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं पर। पिताजी घर में हैं या पिताजी घर पर हैं। घर में धन है, यानी इनसाइड अगर कोई वस्तु बताई जाती है तो निश्चित ही वहाँ हमारा अधिकरण कारक ही होता है। या वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं, ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह हमेशा में और पर ही होता है। उसके बाद आता है संबोधन कारक।
इस कारक का चिन्ह किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को या बुलाया जाता है, वहाँ पर हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे कहाँ जा रहे हो, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुमने विश्व कप जीत लिया, इत्यादि शब्दों से ये ज्ञात होता है कि ये हमारा संबोधन कारक है। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर विचार करते हैं। कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक और अपादान कारक में निम्नलिखित अंतर है। कर्ण कारक का अर्थ साधन है, जबकि अपादान कारक का भाव अलग होने से होता है। कर्ण कारक का अर्थ साधन है, जबकि अपादान कारक का भाव अलग होने से होता है। कर्ण कारक के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन से क्रिया करते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस साधन से क्रिया करते हैं उस पर पड़ता है, उसका बोध कराता है। और जबकि अपादान कारक के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम जिससे अलग होते हैं उसका पता चलता है। अपादान कारक से संज्ञा या सर्वनाम जिससे अलग होते हैं उसका पता चलता है। नेक्स्ट है, कर्ण कारक का चिन्ह से और के द्वारा होता है। से के यानी माध्यम से, किसी भी माध्यम से होता है। और जबकि अपादान कारक का चिन्ह से होता है, यानी किसी से अलग होने पर होता है। कर्ण कारक की पहचान किसके और किसके द्वारा होती है, किससे और किसके द्वारा होती है, जबकि अपादान कारक की पहचान कहाँ से और किससे आदि प्रश्नों के लगाने से होती है। इससे ज्ञात होता है कि कर्ण कारक और अपादान कारक में कितना अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्ण कारक कर्ण कारक और संबंध कारक में डिफरेंस। ये अंतर कितना है, जरा पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। यानी कर्ण कारक में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है। यानी कर्ण कारक में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर सीधे क्रिया पर पड़ता है, जबकि संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया जाता है। जबकि संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम आदि का संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, जबकि इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रारी, रे आदि शब्दों के द्वारा होता है। यह भी इसमें अंतर है, मूलभूत अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वनाम की बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से वाक्य या गद्यांश या पद्यांश अशोभनीय दिखाई देते थे, इसीलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। सर्वनाम में सबके लिए ना, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी स्थान के लिए ये सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद।
सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 विध होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो नंबर 5 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उन्हें हम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं सब्जी काट रही हूं, जैसे मैं सब्जी काट रहा हूं। पहला उदाहरण है मैं सब्जी काट रहा हूं। तो ये किस कैटेगरी के अंतर्गत है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यानी मैं सब्जी काट रहा हूं। हम घूमने जाएंगे, यानी दो मिलकर के वक्ता और श्रोता मिलकर के बात कर रहे हैं, तो वहां होता है। यानी दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा पॉइंट है, पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा पॉइंट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी एक प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो जिस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के सर्वनाम ही प्रयोग किए जाते हैं।